नमस्कार दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 65 तक क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 64-65 में हमने बताया था कि किस प्रकार से इकाई के अंक निकाले जाते हैं। हमने बताया था कि इकाई के अंक के प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो संख्याएं सीधे संख्याएं गुणा में लिख दी जाती हैं, उनका इकाई अंक पूछा जाता है। और इसमें इसका दूसरा टाइप होता है कि संख्याएं घातों के रूप में लिख दी जाती हैं। और घातें क्या कर दी जाती हैं, बड़ी बड़ी घातें कर दी जाती हैं। जैसे 532 घात में कर दिया जाएगा। जब बड़ी घात कर देंगे तो उसका हम ऐसे तो सीधे गुणा नहीं कर सकते हैं, तो उनका तरीका हमने बताया था कि जो घात होती है उसमें 4 का भाग कराया जाता है। इस प्रकार 4 शेष निकलते हैं, 0 शेष बचता है, 1 शेष बचता है, 2 शेष बचता है, 3 शेष बचता है, 4 शेष बचता है। ये सब हमने तरीका बताया था। इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन 64 और 65 को सॉल्व कराया था। एक बार रिवीजन के तौर पर क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है संख्या 22 के पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा। संख्या 22 लिखी गई है और इसके पावर में 23 दिया गया है और उसने पूछा है का इकाई का अंक ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमने तरीका इकाई का अंक ज्ञात करने का क्या बताया था? हमने बताया था कि जो घात में दी गई संख्या हो उसमें हमें 4 का भाग करना है। और 4 का भाग करने का नियम भी बताया था कि हमने बताया था कि अगर घात में कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है तो केवल आपको लास्ट के 2 अंकों में ही भाग कराना है 4 का। तो यहाँ पर केवल 2 अंक है ही हैं, तो सीधे हम 23 में 4 का भाग कराएंगे। कैसे भाग कराएंगे? 23 में हम 4 का भाग कराएंगे तो 4 पंचे 20। यहाँ पर शेष कितना बचेगा? शेष 3 बचेगा। तो हमने कहा था सबसे पहला काम 4 से भाग ज्ञात करा के शेष देख लेते हैं कितना बचता है। इसके बाद जो आधार में संख्या लिखी हो इसका इकाई का अंक लेंगे। तो आधार में संख्या लिखी थी 22 और 22 का इकाई का अंक क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं? 2 आएगा। यहाँ पर हमारा शेष कितना बचा था? शेष बचा था 3। तो घात में हम क्या कर देंगे? आधार 2 है, इसमें हम घात 3 लगाएंगे। तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, मतलब कितना आएगा? 8 आएगा। अर्थात 22 के पावर 23 का जो इकाई का अंक होगा कितना होगा? 8 इकाई का अंक इसका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 66 है, इसमें क्या कहा गया है? आगे क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया है कि 7 के पावर क्वेश्चन नंबर 67 है, उसमें कहा गया है 7 के पावर 105। इसमें भी इकाई का अंक ही ज्ञात करना है। इसका भी इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि घात में 4 का भाग कर ज्ञात करना है। तो घात है कितनी? 105। यहाँ पर तो कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। केवल हमको लास्ट के 2 अंकों में भाग कराना है 4 का। तो 0.5 होगा लास्ट के 2 अंक, मतलब हमें 5 में ही तो 4 का भाग करना है। 4 का भाग करेंगे 4 एकम 4। यहाँ पर शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 1। इस संख्या यहाँ पर आधार में संख्या लिखी थी 7, तो इसका इकाई का अंक भी हो जाएगा 7 और घात लिख देंगे 1, तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्योंकि 7 के पावर 1 है, मतलब 7 का 1 बार गुणा है, इसका इकाई का अंक आ जाएगा 7। इसी प्रकार से ये सभी सेम क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 73 तक इसी प्रकार के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 70 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया है कि 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58। क्वेश्चन दिया गया है कि 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 98, इसका उसने हमसे पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा, यानी इसका इकाई का अंक पूछा है। ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम इसका इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, फिर इसका इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 7 के पावर 95 है। सबसे पहला काम 95 में हम 4 का भाग करेंगे। तो करते हैं, साइड में 95 में 4 का भाग करेंगे तो 4 गुनाई ये 8 हो जाएगा। शेष बचेगा 15 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर शेष कितना बचा? 3। इसका यहाँ पर जो आधार में संख्या लिखी है 7, तो आधार में संख्या 7 लिखी है तो इसका इकाई का अंक भी हो जाएगा 7। और यहाँ पर ये आधार 95 में 4 का भाग करने से शेष कितना आया था? 3। तो ये इसमें घात में हो जाएगा कि नहीं? नियमतः। इतनी बात समझ में आई होगी, माइनस चिन्ह हमने लगा दिया। अब इसी प्रकार से 3 के पावर 58 है, तो अब हम 58 में भी भाग कराएंगे 4 का। तो देखते हैं 58 में भाग करा के 4 का कितना शेष बचता है।
तो 58 में हमें 4 का भाग करना है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 में 4 18 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2। यहाँ पर आधार में संख्या 3 लिखी थी तो हमने इसको लिख दिया 3। शेष कितना आया था? 2 आया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। 7 की पावर 3 लिखा है, मतलब 7 का 3 बार गुणा है, तो 7 गुणे 7, 7 का 3 बार गुणा कराएंगे तो आएगा 343। इतनी बात उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अब इस 343 का इकाई अंक हो जाएगा 3, माइनस कर दिया। अब 3 के पावर 2 है, मतलब 3 का 2 बार गुणा कराएंगे, तो 3 का जब हम 2 बार गुणा कराएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9। इसके हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस का 6। लेकिन हमको पता है कि इकाई का अंक यानी कोई भी अंक जो होता है ऋणात्मक, कभी अंक बताए गए थे 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं, उनमें कोई अंक क्या ऋणात्मक बताई गई थी संख्या, यानी कोई भी अंक ऋणात्मक नहीं होता है, अर्थात ये तो इकाई का अंक हो नहीं सकता। तो होगा क्या, किया ये जाता है कि अब यहाँ पर 3 में तो 9 घटेगा नहीं, तो एक अगर यहाँ पर आगे से हम कैरी ले लें तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 13। 13 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, अर्थात जो इसका इकाई का अंक आएगा 4। अगर इस प्रकार से ना समझ में आया हो तो देखो अभी समझा आ जाएगा। 7 के पावर 3 का मतलब अभी हमने तुमको बताया था कि 343 होता है। 7 का क्यूब करेंगे आएगा 343, माइनस ये आ जाएगा 9। अब जब इसको हम घटाएंगे तो ये 3 में 9 तो घटेगा नहीं, तो ये इससे हासिल लेगा कि नहीं लेगा, तो ये हो जाएगा 13, इसीलिए यहाँ पर कर दिया गया था 13। तो 13 में 9 घटाएंगे तब यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 73 तक सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 में एक संख्या दी गई है 86, 79, 43 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होता है। हालांकि स्थानीय मान जो है छोटी कक्षाओं में 5, 6, 8 में बहुत सवाल मिलते हैं, ये छोटी कक्षाओं में होते हैं, जैसे 4 है 5 है, इनमें स्थानीय मान बताए जाते हैं क्या होती है। एक सवाल हम लिखते हैं, बताते हैं। एक सवाल संख्या दी गई है 86, 79, 43, ये संख्या दी गई है और उसने हमसे पूछा है कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर क्या होगा। किसका स्थानीय मान पूछा है? 7 का स्थानीय मान पूछा है। तो हम अगर हम 7 का स्थानीय मान निकालना चाहें तो 7 का स्थानीय मान, तो देखा यह जाता है कि 7 यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है। 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तुरंत हम 7 लिख देंगे। अब ये देखो कि 7 के दाईं तरफ कितने अंक हैं, तो 1, 2, 3 अंक हैं, तो इतने ही यहाँ पर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, अर्थात इस 7 का स्थानीय मान आ जाएगा 7000। अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाता 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 लिखने के बाद कितने 0 बढ़ा देते हैं हम, 4 0 बढ़ा देते हैं। अगर हमसे पूछता 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो 8 के बाद 5 0 बढ़ा देते हैं। क्यों? 8 के बाद कितने अंक हैं, दाईं ओर देखे जाते हैं, बाईं ओर नहीं देखे जाते हैं। तो इस तरह से 7 का स्थानीय मान निकालना समझ में आ गया होगा। आगे उसने हमसे कहा है कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान, 7 का जातीय मान क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो जिस अंक का आपसे जातीय मान पूछे तो वही अंक ही उसका जातीय मान होता है। यानी स्थानीय मान में तो स्थान देखा जाता है, तो स्थान हमने देखा 7 था, इसके दाईं ओर जितने अंक थे उतने ही हम इसमें क्या कर देंगे, शून्य बढ़ा देंगे। और बाकी 7 का अगर जातीय मान पूछता है तो 7 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होता है, 6 का जातीय मान 6 ही होता है। अब उसने हमसे कहा इनका अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब घटाना होता है, यानी हमको क्या करना है 7000 में 7 घटाना है, पता चल जाएगा कितना आएगा अंतर। तो घटाएंगे 10 में 7 घटाएंगे, आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर बचेगा 9 9, अर्थात 6993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप बता रहे हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 75 भी है। बाकी क्वेश्चन नंबर 75 में उसने कहा है कि 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, यानी 9 का भी स्थानीय मान निकालना है, 3 का भी स्थानीय मान निकालना है, फिर अंतर ज्ञात करना है, जातीय मान किसी का नहीं निकालना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अच्छा क्वेश्चन है, एक लॉजिकली क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 76 है इसको एक यूक्लिड प्रमेय बोलते हैं। कौन सी प्रमेय बोलते हैं? कक्षा 10 का जो नया सिलेबस आया है उसमें एक प्रमेय आई है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो उसी की ये प्रमेय लिखी गई है। तो प्रमेय का जो कथन लिखा गया है, जो फार्मूला उससे निकलता है उसको लिख दिया गया है। हालांकि देखो इसमें होता क्या है, क्या किया जाता है, इसके कहने का मतलब है कि अगर एक संख्या b से
संख्या a में भाग कराएं और यहाँ पर जो भागफल आए उसे हम q से व्यक्त करें और जो शेष फल आए उसे हम r से व्यक्त करें, तो यहाँ से हमको सबको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल होता है। तो एक कंडीशन तो ये बनेगी a बराबर bq प्लस r। ये सबको बनाना समझ में आया कि नहीं आया? इसे हम बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक, इसे बोलते हैं भागफल और इसे बोलते हैं शेषफल। ये हमेशा ध्यान रखना कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं और जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे हम कहते हैं कि 25 में 10 से भाग कराओ, तो यहाँ पर जो 25 होगा वो तुम्हारा भाज्य हो जाएगा और 10 से भाग करा रहे हैं मतलब ये भाजक हो जाएगा। भागफल शेषफल में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, हमेशा कंफ्यूजन इसी में होती है क्योंकि दोनों के नेम क्या है, सिमिलर है। तो इस तरह से इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये a बराबर bq प्लस r भी समझ में आ गया होगा। तो इसको ऑप्शन से देखते हैं, तो देखो पहले ऑप्शन में a बराबर bq प्लस r है तो ये ऑप्शन हो सकता है। अभी हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन का आ गया b बराबर aq प्लस r, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसको ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है b बराबर rq प्लस a, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कि पहला जो विकल्प उसने कहा ये सही है कि नहीं है। आगे उसने एक चीज ये भी कहा है, जहां एक कंडीशन कही है कि जहां पर ये कंडीशन कहा है, मतलब उसके कहने का ये है कि जो शेषफल आएगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से हमेशा बड़ा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो शेषफल आएगा वो हमेशा भाजक से क्या होगा, कम होगा। तो इसको एक हम छोटे से एग्जांपल से लेके बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या 5 है, इसमें हमें इसको हमें 47 से क्या करना है, एक संख्या 47 है, इसे 5 से भाग करना है। तो भाग कराएंगे तो 5 9 45 आ जाएगा। यहाँ पर शेष कितना बचा, 2। उसने कंडीशन ये कही है कि जो शेषफल आता है हमेशा 0 के बराबर होता है और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो एक चीज ये बताओ, भाग का कोई प्रश्न किया उसमें कभी भी ऋणात्मक शेष आता है क्या? और किसी संख्या के 0 से छोटे होने का मतलब वो संख्या क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अर्थात ये कंडीशन तो सत्य पहली है कि नहीं है, शेष 0 आ सकता है। कई कंडीशन में शेष 0 आता है और शेष हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, अर्थात धनात्मक संख्याएं ही आती हैं। अब एक कंडीशन ये कह रहा है कि शेष का मान हमेशा भाजक से कम होगा, तो ये भी सत्य होता है। बताओ यहाँ पर शेष क्या कभी 5 से बड़ी संख्या आ सकती है? नहीं आएगी। अगर 5 भी आ जाएगा तो एक बार भाग चला जाएगा, अर्थात ये शेषफल आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है कि नहीं होता है, अर्थात पहली ही कंडीशन पूरी तरह से क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा गया कि यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं क्या हो। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं जितनी प्रकार की हम संख्याएं नंबर सिस्टम में प्रयोग करते हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्ण संख्या हो, सम विषम, जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। यदि कहा गया यदि a तथा b दो वास्तविक संख्याएं हो कि a b बराबर 0 हो, a और b वास्तविक संख्याएं हैं और दोनों का गुणनफल क्या है, 0 है, ये कंडीशन कही गई है। तो उसने 4 विकल्प दिए हैं, पूछा है कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहला विकल्प कहा गया है कि a बराबर 0 तथा b बराबर 0। दूसरा ऑप्शन कहा गया है a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0। तीसरे ऑप्शन में कहा गया a बराबर 0 हो तथा b बराबर 0 ना हो। डी ऑप्शन में कहा गया है b बराबर 0 हो तथा a बराबर 0 ना हो। देखते हैं, अगर आपको ये पता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 0 है तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि a बराबर क्या हो, 0 हो, लेकिन b बराबर 0 ना हो, तब भी बताओ कि गुणनफल 0 नहीं आएगा। हमने a की जगह 0 रख दिया और b की जगह 15 रख दिया, बताओ क्या इनका गुणनफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर बताओ क्या b 0 के बराबर है क्या? b बराबर तो 0 है नहीं, फिर भी दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अर्थात एक शर्त तो ये बन सकती है कि हो सकता है कि a बराबर 0 हो लेकिन b बराबर 0 ना हो। दूसरी, ये पहली कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि हो सकता है कि a बराबर 0 ना हो लेकिन b बराबर 0 हो, तब भी तो दोनों का गुणनफल 0 आएगा। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि a बराबर b 0 हो और b बराबर b 0 हो, तब भी तो दोनों का गुणनफल 0 आएगा। इसके अलावा कोई बताओ ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है जो इसके लिए क्या हो जाए, इसमें फॉलो कर जाए। अर्थात यही 3 कंडीशन बन सकती हैं। तो इन तीनों कंडीशनों को किस विकल्प में,
हालांकि देखो जो पहला विकल्प है उसमें तो उसने क्या कही है, केवल ये कंडीशन कही है, तो क्या ये दोनों कंडीशन नहीं बन सकती हैं क्या? तो पहला विकल्प तो इस बेस से सही नहीं होगा। हालांकि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे विकल्प में कहा है कि a बराबर 0 अथवा b बराबर 0 अथवा दोनों 0 हो। क्योंकि तीसरे विकल्प में उसने केवल ये कंडीशन कही है, तीसरे विकल्प में उसने केवल ये कंडीशन कही है, चौथे विकल्प में केवल ये कंडीशन कही है, अर्थात जो इसका दूसरा विकल्प हो जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे विकल्प में तीनों कंडीशन बना रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया है कि सबसे छोटी अवाज संख्या कौन सी होती है। तो बताया गया होगा, जब आवाज संख्या हमने बताई थी तो वहां पर हमने बताया था कि अब सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी आवाज संख्या होती है 2। कुछ लोगों के मन में आएगा कि सबसे छोटी आवाज संख्या 1 होगी, तो 1 ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, हमेशा ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया 70 से छोटी आवाज संख्याएं कितनी होती हैं। तो 70 से छोटी आवाज संख्याएं ज्ञात करने के लिए एक तो तरीका ये है कि 1 से लेकर 70 तक की गिनती में देखो कि कौन कौन सी आवाज संख्याएं हैं, या फिर हमने जब चैप्टर बताया था तो वहां पर हमने बताया था कि 1 से लेकर 50 तक 15 आवाज संख्याएं होती हैं और टोटल 1 से लेकर 100 तक होती हैं 25, यानी 15 इसमें हो गई और 50 से लेकर 100 तक होती हैं 10। तो एक एक करके अर्थात आपको 1 से लेकर 50 तक तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी होती हैं 15। अब आपको गिनती करना है 51 से लेकर 17 तक। तो आपको गिनती करके देखना है कि आवाज संख्या की हमने परिभाषा बताई थी कि आवाज संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या तो 1 से विभाजित होती है। 1 से तो लगभग हर एक संख्या विभाजित होती है, अर्थात आवाज संख्याएं वही होंगी जो स्वयं से विभाजित होंगी और 1 से विभाजित होंगी। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होंगी, उन्हीं को हम आवाज से संख्या की श्रेणी में रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर ना हो क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है 50 तथा 90 के बीच सभी आवाज संख्याओं का योग कितना होगा। तो सबसे पहले 50 और 90 के बीच की सभी आवाज संख्याएं लिखेंगे, इसके बाद उनका योग ज्ञात कर देंगे। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया है कि 110 और 130 के बीच कितनी आवाज संख्याएं हैं। तो इसको भी लिख के ज्ञात कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी एक आवाज संख्याएं हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 161 दिया गया है, 221 दिया गया है, 373 दिया गया है, 437 दिया गया है। तो इन संख्याओं में चेक करना है कि कौन सी संख्या आवाज संख्या है या नहीं। तो इसका हम आपको एक क्वेश्चन करके तरीका बता देते हैं कैसे आपको, जैसे यहाँ पर आपको 161 को देखना है। आपको देखना है कि 161 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो कैसे देखा जाता है, तो एक चीज ये देखेंगे इसमें कि 161 के आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती है, यानी किसी संख्या का वर्ग हो। तो 161 के आगे 169 होता है कि नहीं होता है, जो कि 13 का क्या है वर्ग है। अर्थात 161 से बड़ी हमको पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है। पूर्ण वर्ग संख्या वही होती है जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। अब इतना हमने देखा कि 161 के आगे पूर्ण संख्या कौन सी है 169, जो कि किसका वर्ग है 13 का वर्ग है। तो अब तुमको कुछ नहीं करना है कि 13 से छोटी जितनी भी आवाज संख्याएं हैं उनको लिखना है। तो 2 होती है, 3, 5, 7, 11 इतनी संख्या होती है कि नहीं होती है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ रही होगी। यानी सबसे पहले देखेंगे जो संख्या दी गई हो उसके आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे कि उसका वर्गमूल कितना है, तो 13 आ जाएगा। इसके बाद 13 से छोटी सभी आवाज संख्याएं लिखते हैं। अब इन आवाज संख्याओं से इस 161 में भाग करा के देखेंगे। अगर इन आवाज संख्याओं में से किसी का भी इसमें भाग चला जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, आवाज संख्या नहीं होगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। 2 का तो भाग जाएगा नहीं, 6, 1, 7, 1, 8, 3 का भी नहीं जाएगा, ना तो 5 का जाएगा। देखो 7 का क्या चला जाएगा क्या, तो 7 दूना 14, 7 का 21। अर्थात ये 161 जो है ये भाज्य संख्या है। तो इसी तरह से बाकी सभी ऑप्शन हम चेक कर लेंगे, नहीं चेक कर लेंगे तो इस तरह से चेक कर लेना। तो आपको ऑप्शन नंबर तीसरा ऐसा मिलेगा कि वो तुम्हारा अभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया है प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। एक कंडीशन दी गई है n क्यूब माइनस n, लेकिन उसने एक चीज ये भी कहा है कि n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, यानी एक कैसी है प्राकृतिक संख्या है। और हमने प्राकृतिक संख्या जब चैप्टर स्टार्ट किया तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा बताई थी कि जो हमारी संपूर्ण गिनती होती है उसको प्राकृतिक संख्या की कैटेगरी में ही लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की शुरुआत होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाती है। यानी सबसे छोटी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है। तो सबसे पहला काम होगा यहाँ पर n का मान हम 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 क्या होगा 0। अब यहाँ पर संख्या कौन सी आई, 0 आई। अब यहाँ से 0 से तो हम कुछ निर्धारित कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगी। अभी यहाँ से हम 0 से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर 0/15 होगा तो भी 0 आएगा, 0/10 होगा तो भी 0 आएगा, अर्थात 0 में चाहे जिस संख्या से भाग करो हमेशा 0 आता है। तो अभी क्या हम कोई संख्या निर्धारित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर n का मान क्या रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे, 2 से निर्धारण हो जाएगा। n का मान जब हम 2 रखेंगे तो 2 क्यूब माइनस का 2, 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा। अब ये छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी 6, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 84 में कहा गया यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब ही प्राकृतिक संख्या ही होता है। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4 n माइनस 4 के पावर 3 n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। देखते हैं 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n, और n का मान उसने कहा है कि स्मॉल n जो बिलोंग करता है वो कैपिटल यानी n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर या फिर उसने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक, हमने बताया धनात्मक पूर्णांक का मतलब भी प्राकृतिक संख्या ही होता है, क्योंकि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी धनात्मक पूर्णांक होती है। चलो देखते हैं। सबसे पहला काम उसी प्रकार से n का मान सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 3 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 1 माइनस 4 के पावर 3 गुणे 1, 4 गुणे 1 मतलब 3 के पावर 4 माइनस 4 के पावर 3, 3 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 81 हो जाएगा, 3 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 81, 4 के पावर 3 का मतलब 64, घटाएंगे तो 12 में 4 घटाएंगे 7, यहाँ पर आ जाएगा 17, अर्थात वो छोटी छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी जिससे सदैव विभाजित होगा, तो 17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। आगे क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया है इस तरह से एक कंडीशन दी गई है 127 के पावर 97 प्लस 127 के पावर 127 ही है प्लस 97 के पावर 127, ये मजला कोष्टक बंद है, तथा फिर मजला कोष्टक है, फिर इसके बाद लिखा है 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97। इस तरह से ये संख्या दी गई है और कहा गया है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पर हम 5x लिख दें, यहाँ पर 10y लिख दें, आपसे पूछें कि बताओ, ऐसे कामा लगा दें और हमसे आपसे पूछें कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, तो आप कहोगे दोनों में जो कॉमन होगा वही तो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। कॉमन का मतलब ही उभयनिष्ठ ही होता है, तो इसमें दोनों में तुम कहोगे कि 5 कॉमन है, अर्थात इन दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या होगा, 5 ही हो जाएगा। और किसी संख्या का अगर हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने का मतलब वो एक ऐसी संख्या होती है जिससे दोनों संख्याओं में भाग चला जाएगा, तभी तो वो संख्या हमें कॉमन मिली है। तो इस तरह से उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब दोनों में जो संख्या कॉमन होगी उसी को तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक संख्या 127 है, एक है 97 है। तो एक चीज देखो, यहाँ पर एक रूल होता है, अगर x के पावर n प्लस y के पावर n लिखा हो तो ये सदैव x प्लस y से विभाजित होगा, लेकिन कंडीशन यदि
n एक विषम संख्या होगी। क्या कंडीशन होनी चाहिए, ax के पावर n प्लस y के पावर n सदैव ax प्लस y से पूर्णतया विभाजित होगा, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो विषम होनी चाहिए। क्यों? अगर n की वैल्यू हम विषम रख के देख भी लेते हैं, अगर हम n का मान दोनों जगह एक रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x प्लस y। बताओ क्या ये x प्लस y से सदैव विभाजित नहीं होगा, होगा विभाजित। अगर हम n की वैल्यू दूसरी सबसे छोटी सम संख्या एक थी, दूसरी सबसे छोटी संख्या होती है विषम संख्या, सॉरी विषम संख्या होती है 3, तो x के पावर 3 प्लस y के पावर 3, जब इसका हम फार्मूला क्या करेंगे, खोलेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। बताओ क्या इसमें x प्लस वाई का भाग नहीं चला जाएगा, भाग कराओ देखो, x प्लस वाई नीचे करोगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अर्थात इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अर्थात हमने देख लिया कि x के पावर n प्लस y के पावर n सदैव x प्लस y से विभाजित होता है। कंडीशन कब होनी चाहिए, n का मान विषम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हम अगर इसको हम x मान लें और इसको y मान लें तो देखो x के पावर n और प्लस y के पावर n लिखा है कि नहीं लिखा है, n की वैल्यू दोनों जगह सेम है कि नहीं सेम है, अर्थात x के पावर n प्लस y के पावर n लिखा है तो ये सदैव किससे विभाजित होगा, x प्लस y से। मतलब यहाँ पर अगर हम x प्लस y करें, इनको दोनों को जोड़ें तो 7, अर्थात ये 127 प्लस 97 से ये सदैव विभाजित होगा कि नहीं विभाजित होगा। आगे इसमें कंडीशन देखते हैं, x के पावर n प्लस y के पावर n, देखते हैं n का मान विषम है कि नहीं है, अर्थात ये भी सदैव x प्लस y से विभाजित होगा, अर्थात ये भी सदैव 127 प्लस 97 से क्या होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। इसमें भी 127 प्लस 97 से भाग जा रहा है, इसमें भी 127 प्लस 97 से भाग जा रहा है, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 7 7 14, 9 2 11, 1 12, 1 1 224 आ जाएगा, अर्थात इसमें भी 224 से भाग जाता है और इसमें भी 224 से भाग जा रहा है, अर्थात दोनों में यही तो हमें कॉमन मिल जाएगा, अर्थात यही इसका क्या हो जाएगा, वो बेन स्टूडेंट का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। आगे क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, इसमें भी कह दिया कि n एक क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तथा 10 के पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना है। 10 के पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का कितना मान होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा क्या हो गया, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। क्यों? जब वो पहले कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की वैल्यू दोबारा तो पूछेगा नहीं, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है तो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। उसने कहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। उसके सवाल के एग्जैक्ट कहने का मतलब ये है कि इसमें 10 के पावर n माइनस 1, 10 के पावर n माइनस 1 प्लस 10 के पावर n माइनस 1, इसको कई बार लिखा गया है और योग किया गया है तो आया है 4707। कहने का मतलब अगर इस तरह से 5 प्लस 5 प्लस 5 डॉट डॉट करके हम कह दें कि 10 बार लिखा गया है और आपसे पूछा जाए कि योग क्या होगा, तुम कहोगे कि 5 गुणे 10, योग 50 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यही तो कहोगे। तो इसी प्रकार से उसने कहा है कि इनको कई बार लिखा गया है तो उसका कहने का मतलब ये होगा कि इनको कितनी बार लिखा जाएगा तब ये योग 4707 हो जाएगा। तो इसी चीज को हम मान लेंगे कि माना कि इनको x बार लिखा गया है, अर्थात 10 के पावर n माइनस 1 को कितनी बार लिखा गया है, x बार लिखा गया है, तभी तो योग 4707 हुआ है। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब n का मान, यहाँ पर n का मान उसने कहा है कि n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, यानी n प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर n की जगह हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 रखेंगे, तो n की जगह 1 रखेंगे तो 10 के पावर 1 माइनस 1 यानी हो जाएगा 9 गुणा x बराबर 4707। तो x बराबर हो जाएगा 4707 बटे 9, 9 से कैलकुलेट करेंगे तो 9 का 45 हो जाएगा, 2 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 523, अर्थात 523 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, आगे के जो भी शेष क्वेश्चन होंगे उनको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो
अगर कुछ सीख रहे हो तो इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।